नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हम लोग पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। और ये प्रश्न जो है आपका 9 दिसंबर 2018 के सीटेट के पर्यावरण के प्रश्न पत्र के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं हम लोग अपने प्रश्न पर, और प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये प्रश्न आपका ये है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर भारत में बिहार के सापेक्ष पूछा गया है। तो सही जवाब जो हमारा जाएगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। जम्मू कश्मीर जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है और जो गोवा है वह दक्षिण पश्चिम में है। इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा जूम करके। भारत का ये मैप है और जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर और गोवा हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे जम्मू कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर। हमें देखना है बिहार के सापेक्ष। तो ये है हमारा बिहार और इसी के सापेक्ष जाएंगे तो ये किधर है, उत्तर में, और किस साइड में है, पश्चिम में, जम्मू कश्मीर। अब गोवा की बात करें तो थोड़ा सा हमको ऊपर चलना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा स्क्रीन को। यहाँ पर आप देखेंगे ये है बिहार, और बिहार से आप आ जाइए सीधा, देख लीजिए गोवा आपका ये रहा। तो देखेंगे किधर है, नीचे दक्षिण है, दक्षिण साइड में है, और किधर है, पश्चिम है। तो ऑप्शन हमने कौन सा लगाया था, कश्मीर। उत्तर ऊपर है और पश्चिम साइड में है, दक्षिण और पश्चिम। तो थर्ड वाला ही हमारा सही जवाब है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा ये है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। सबसे धीमी पूछा गया है। तो वाष्पीकरण जो है इसकी प्रक्रिया जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में क्या होगी, कमी होगी, तो वाष्पीकरण कम होगा, धीमा जो है धीमा होगा। ऐसा क्यों होगा कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये कोई जगह है, ज़मीन है, अगर पानी है तो अगर गड्ढे में इकट्ठा है, कम क्षेत्र है और पानी ज़्यादा गड्ढे में है, तो वहाँ पर जो है धीमी प्रक्रिया से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, यानी पानी धीरे धीरे सूखता है। और अगर उसी गड्ढे के पानी को अगर हम ज़्यादा सतह क्षेत्र पर फैला दें, वहाँ पर अगर क्षेत्र ज़्यादा हो जाए और तापमान भी ज़्यादा हो, तो वहाँ क्या होगा, वाष्पीकरण तेज होगा, यानी कि जल्दी से सूख जाता है। मान लीजिए एक भीगा कपड़ा का हम उदाहरण ले लेते हैं। कपड़े को भिगो दें और उसको ऐसे लपेट कर या घुमेट कर ऐसे लुगदी बनाकर कहीं रख दें, तो उसका वाष्पीकरण स्लो होगा, धीमा होगा, क्योंकि उसका जो सतह क्षेत्र है कम है। अगर उसी को ऐसे पूरा विस्तार करके, यानी जैसे हम लोग देहात में कहते हैं पसार दिया जाए, उसको पूरा फैला दिया जाए, तो क्षेत्र उसका बढ़ जाएगा। तो जब सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, जल्दी से जो है वाष्पीकरण होगा और कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो यही होता है इसमें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, धीमी पूछा गया है। तो धीमी कब होगा, जब सतह क्षेत्र और तापमान क्या होगा, दोनों में कमी होगा, तो धीमा होगा। अब अधिक करेंगे तो जल्दी सूख जाएगा, और उसको इकट्ठा रख देंगे, सतह क्षेत्र कम होगा, तो धीमी प्रक्रिया से होगी। तो यही पूछा गया है, कम कम के बारे में पूछा गया है। तो सतह क्षेत्र तापमान जब बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण तेज़ी से होगा, जल्दी से सूख जाएगा। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। सतह क्षेत्र बढ़ाएंगे तब भी क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी सूख जाएगा। अगर तापमान बढ़ा देते हैं, सतह क्षेत्र घटाते हैं, तो फिर भी ये, इन सब में जो अच्छा हमारा आंसर है ऑप्शन फोर्थ है। वाष्पीकरण का जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक प्रश्न में हमने ज़्यादा समय दे दिया, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। अब इतना समय देने का मतलब कि एक प्रश्न पे ही 2-3 मिनट हमारा समाप्त हो जाएगा।
तो जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्नों को करेंगे, पूरे 30 प्रश्न हमें यहाँ पर करने हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या फिर ग्राफिक कौशल। तो सही जवाब हमारा होगा ग्राफिक कौशल, ऑप्शन ये ग्राफिक कौशल नहीं होगा। स्थानों, दूरियों, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की बात बोली गई है, ये चित्रण कौशल हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सेकेंड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न आपका ये है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, किस राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्य चर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो यह एनसीएफ 1975 ने किया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती करने का रिवाज है? स्थानांतरित यानी एक जगह खेती की है, वहाँ से चल दिए, फिर दूसरे स्थान पे बस गए और वहाँ पे फिर से हमने वहाँ खेती करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। फर्स्ट के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमको। तो सही जवाब हमारा होगा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, CO2 और जल वाष्प, ये सभी हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन वाला जो फोर्थ वाला ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो इसका कारण यह है साथियों, इसलिए ये प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए ये प्रभावित नहीं होते हैं। प्रश्न अगला ये है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? गोलकोंडा किला जो है यह किसने बनवाया? काकतीय राजवंश, थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका ये रहा साथियों, 15 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीग्राम आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान पूछा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा 45 ग्राम। अगला प्रश्न आपका यह है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश और सदिश राशि, तो द्रव्यमान जो है यह अदिश राशि होती है। अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनका जो दिशा है वह निश्चित नहीं होता है। संवेग, भार, गुरुत्वाकर्षण सदिश राशियाँ हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? जिसमें नहीं गुजर सकती है यानी अपारदर्शी, अपारदर्शी हो जाएगा। और जिसमें गुजर सकती है वो क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। ये आपका साइंस में भी प्रकाश के परिवर्तन में जो होता है उसमें भी ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। पृथ्वी की सतह पर प्रकाश लाइट जो चैप्टर है, लाइट यानी प्रकाश, उसी से ये आपका साइंस में भी आपको ये देखने को प्रश्न मिलता होगा। फिलहाल ये तो EVS का है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है?
तो ये हो जाएगा 60 किलोग्राम 6 गुना। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है, यानी चंद्रमा पर जो होता है 1/6 होता है इसकी तुलना में। तो इसलिए जब पृथ्वी की बात की गई है तो इसका 6 गुना हो जाएगा 60 किलोग्राम। एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? विघटन दर पूछा गया है, किस पर निर्भर करता है? तो ये सतह क्षेत्र पर, क्षेत्र नहीं है क्षेत्र है, सतह क्षेत्र। तो थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जितना ज़्यादा सतह होगा उतना जल्दी से क्या होगा, घुलेगा यानी विघटित होगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा साथियों। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है बहस आयोजित करने के लिए। तो बहस आयोजित, समूह चर्चा, पोस्टर, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। 4 वाला ऑप्शन सबसे सटीक सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह का एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके आस पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वश्रेष्ठ उल्लेख नहीं किया गया है। इसे शिक्षण अधिकतम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प नहीं है? कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, यानी कि निगेटिव वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर चूज करना है। तो सही जवाब होगा, इससे समुदाय के उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। 4 वाले ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की। अब ये प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा है। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों को अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों से आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण या फिर मानववादी दृष्टिकोण? तो साथियों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण। यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संस्थान है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। सस्ते और सुलभ की बात की गई है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। ग्रह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकते। यहाँ पर जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन थर्ड, अवसर वाला। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। हमने आपको पहले भी कई बार वीडियो में बताया है, जहाँ भी अवसर, सहयोग की भावना, जहाँ भी दिखे सकारात्मक लगाइए आंसर, वहाँ पर प्रश्न का आंसर सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका ये रहा, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण या फिर पाठ्य चर्चा से बाहर जाना। तो यहाँ पर हमारा जो साथियों सही जवाब होगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना।
अगला प्रश्न है साथियों आपका ये, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो वह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस कक्षाओं की गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, यानी उपरोक्त तो सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत समावेशी विषयगत, यानी कि उपरोक्त तो सभी, इसका भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईबीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो किसके प्रति संवेदनशील बनाना है? कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित, देखिए यहाँ पर प्रदान करने की आवश्यकता है। ये जो बड़ा वाला ऑप्शन है थर्ड वाला, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अवैध कार्य है, यहाँ पर थर्ड वाला हमारा सही जवाब होगा। बड़ा वाला ऑप्शन थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? सबसे प्रासंगिक कौन सा है, ये पूछा गया है। कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं होगा। ग्रह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, यह है। ये बार बार ग्रह हो जा रहा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह लिखा गया है। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय खाली पेट आते हैं, ऐसा नहीं है। ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। देखिए ये भी निगेटिव है। हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अवसर वाला थर्ड के सेकेंड के साथ जो है हम आंसर लगाएंगे। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो बोझ के बिना सीखना जो है साथियों, यह बताता है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है, ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो बड़ा वाला ऑप्शन हमारा पॉजिटिव है, सबसे सटीक है। बाला यहाँ पर दिया गया है, इसका पूरा नाम बताना है क्या है? तो बाला का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म जो होता है साथियों, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ऑप्शन थर्ड सही जवाब है। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो साथियों वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। तो लगाएंगे आंसर हम लोग सेकेंड के साथ और देखेंगे आज का आखिरी प्रश्न। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा कह सकते हैं, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, या फिर अंधविश्वास है। तो यह एक तरह से आप कह सकते मिथक है, मिथ्या है, झूठा भी है, या फिर कह सकते हैं कि एक रूढ़िबद्ध धारणा है। तो साथियों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।